नमस्कार दोस्तों, आदाब, गुड मॉर्निंग। हमारे देश में इस समय मतदाताओं के मध्य भी ध्रुवीकरण है। दो प्रकार के मतदाता हैं। एक बड़ा वर्ग है जो प्रधानमंत्री मोदी का ज़बरदस्त फ़ैन है, जिसको ये लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी यदि पद से हट गए तो इस देश का क्या होगा। और एक दूसरा वर्ग है जिसे प्रधानमंत्री की मंशा पर, उनके हर एक्शन पर शंका रहती है, जो मोदी का घोर विरोधी है। इन दिनों इन दोनों वर्गों के बीच में देश में ये जो दो वर्ग हैं, मोदी प्रेमी, मोदी अंधभक्त और मोदी विरोधी, इन दोनों के मध्य में एक चर्चा ज़बरदस्त चल रही थी। और ये चर्चा दिल्ली के सत्ता गलियारों से लेकर पूरे देश की हर राजधानी, हर गली, हर मोहल्ले तक चल रही थी कि आरएसएस और संघ के मध्य, आरएसएस और भाजपा के मध्य तनाव बढ़ रहा है। और इस बात को हवा देने का काम किया था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वर्तमान सरसंघ चालक मोहन भागवत जी ने। मोहन भागवत जी ने कुछ समय पहले ये कहा था कि 75 वर्ष की आयु में व्यक्ति को रिटायर हो जाना चाहिए। तभी से नाना प्रकार की चर्चाओं ने जन्म लिया, अफवाहों ने जन्म लिया कि प्रधानमंत्री मोदी का कार्यकाल अब बहुत कम बचा है। इन चर्चाओं पर अब पटाक्षेप हो गया है, संघ पर मोदी भारी पड़े हैं। तो आज चर्चा इसी मुद्दे पर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी का रिश्ता बड़ा अनूठा है और बड़ा जटिल है। यह केवल संगठन और उसकी राजनीतिक शाखा का रिश्ता भर नहीं है, बल्कि विचारधारा और सत्ता का संगम है, जिसे हमें समझना होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का घोषित लक्ष्य उसके जन्म 1925 से ही हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को मूर्त रूप देना है, धरातल पर उतारना है। और भारतीय जनता पार्टी उस लक्ष्य को सत्ता की राजनीति के माध्यम से लागू करने वाली शक्ति के रूप में सामने आती है। यही कारण है कि समय समय पर दोनों के मध्य मतभेद, मनभेद, नाराजगी और टकराहट की खबरें भले ही आती रहें, लेकिन अंततः उनका मार्ग एक ही रहेगा। संघ की वैचारिक धारा की जड़ें उसके दूसरे सरसंघ चालक माधव सदाशिव गोलवरकर तक जाती हैं। गोलवरकर ने अपनी पुस्तक वी और अवर नेशनहुड डिफाइंड, उनकी ये पुस्तक है वी और अवर नेशनहुड डिफाइंड, उसमें स्पष्ट किया था कि भारत का राष्ट्रत्व केवल हिंदू संस्कृति और परंपरा पर आधारित हो सकता है। उन्होंने हिंदू राष्ट्र की अवधारणा दी और कहा कि सभी समुदायों को इसी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को स्वीकार करना ही होगा यदि भारत में रहना होगा। तो यही विचार आज भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक एजेंडे का भी मुख्य हिस्सा है। चाहे राम मंदिर आंदोलन हो, समान नागरिक संहिता की मांग हो, कश्मीर से धारा 370 का हटना हो, या गलियों का, शहरों का, सड़कों का नाम बदलना हो, ये सभी सांस्कृतिक प्रतीकों का पुनर्स्थापित करना भर है। याद रहे, स्मरण रहे कि आज़ादी के बाद संघ को लंबे समय तक हाशिए पर रहना पड़ा था। 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने संघ के सहयोग से जंग संघ की स्थापना की थी। ये जनसंघ की स्थापना एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में हुई थी, लेकिन इसे बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली। आपको याद होगा, इसके अध्यक्ष बलराज मधोक हुआ करते थे, जो बाद में बड़े अपमानित होकर भाजपा से निकाले गए। संघ परिवार से भी उनको आउट कर दिया गया था। बहरहाल, इमरजेंसी के बाद 1977 में जरूर जनसंघ सत्ता में आया, क्योंकि वो जनता पार्टी के साथ उसका गठबंधन हुआ, एक प्रकार का विलय हुआ था और संघ की पृष्ठभूमि वाले नेता सत्ता में पहुंचे थे। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी उस सरकार का हिस्सा थे जो मोरारजी देसाई जी के नेतृत्व में बनी थी। लेकिन स्थायी प्रभाव 1980 के बाद ही संभव हुआ, जब भाजपा का जन्म हुआ। शुरुआती दौर में गांधीवादी समाजवाद की भाषा ने संघ को असहज कर दिया था, मगर 1984 के चुनावी झटके के बाद, जब सुपर मैंडेट के साथ राजीव गांधी सत्ता में आए थे, भाजपा ने सीधे सीधे धर्म की राजनीति का मार्ग पकड़ा और राम जन्मभूमि आंदोलन का सहारा लिया, और इसमें संघ उसका पूरी तरह सहयोगी था। आडवाणी जी की रथ यात्रा में संघ के कार्यकर्ताओं ने बूथ से लेकर सड़कों तक भाजपा को मजबूती दी। यहीं से भाजपा और संघ का रिश्ता एक नए चरण में प्रवेश करता है। 1998 से 2004 तक ये वह दौर था जब अटल बिहारी वाजपेयी
के नेतृत्व में एनडीए की सरकार केंद्र में आसीन हुई थी, तब भाजपा ने एक गठबंधन सरकार चलाई, लेकिन इस दौरान भी मतभेद संघ के साथ उसके साफ नजर आए। आपको गोविंदाचार्य जी की याद होगी, जो वाजपेयी जी की आर्थिक नीतियों के कठोर आलोचक थे, लेकिन संघ से जुड़े थे। वाजपेयी की आर्थिक नीतियां संघ की स्वदेशी सोच से अलग थीं। पाकिस्तान से शांति वार्ता, अटल जी की ऐतिहासिक बस यात्रा जैसे प्रयासों पर संघ लगभग असहज रहा या संघ की उसमें सहमति नहीं थी। लेकिन अटल जी का कद बड़ा विशाल था और विराट था। वो करते वही थे जो उनको अच्छा लगता था। अटल जी की नर्म और उदार छवि को संघ के भीतर अत्यधिक उदार कहकर आलोचना हुआ करती थी, लेकिन संघ ने कभी सरकार को अस्थिर नहीं किया या गिरने नहीं दिया, क्योंकि उसे पता था कि भाजपा की सत्ता में भागीदारी ही उसकी दीर्घकालिक वैचारिक परियोजना को आगे बढ़ा सकती है। 2005 में बड़ा विवाद उस समय हुआ जब भाजपा अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी पाकिस्तान गए थे और उन्होंने जिन्ना की मज़ार पर चादर चढ़ाई थी, और उनकी तब सबसे बड़ी आलोचना हुई जब उन्होंने जिन्ना को धर्मनिरपेक्ष तक कह दिया था। यह संघ की मूल विचारधारा पर सीधी चोट थी। संघ ने इसके तुरंत बाद न केवल आडवाणी जी को अध्यक्ष पद से हटने पर मजबूर कर दिया, बल्कि उन्होंने आडवाणी जी को पूरी तरह हाशिए में डालने का भी प्रयास किया। यह वही दौर था जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी पकड़ राजनीति में मजबूत कर रहे थे और संघ के साथ उनके रिश्ते प्रगाढ़ हो रहे थे। संघ के भीतर यह विश्वास तभी जन्मा था कि मोदी संघ की मूल विचारधारा के अधिक निकट हैं और राष्ट्रीय राजनीति में उन्हें आगे लाना आवश्यक होगा। 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने ऐतिहासिक बहुमत हासिल किया। यह सिर्फ भाजपा की जीत नहीं थी, बल्कि संघ की दशकों पुरानी वैचारिक रेखा की भी राजनीतिक विजय थी। आप इसको इस ढंग से समझिए कि कश्मीर से धारा 370 का हटना, राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त होना, नई शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं और परंपराओं पर जोर, सांस्कृतिक प्रतीकों की पुनर्स्थापना, ये सब बातें संघ की सोच को मूर्त रूप देने वाले साबित हुए हैं। लेकिन रिश्ते यहाँ भी पूरी तरह बिना टकराहट के नहीं हैं। कई बार संघ ने आर्थिक नीतियों और मोदी जी की जो एकला चलो की एक नेतृत्व शैली है, उस पर अपनी नाराजगी जताई है। ये नाराजगी हमें लगातार देखने को मिलती है। आज़ादी के उपरांत यह पहला दौर है लेकिन जब संघ को इतना महत्व मिल रहा है। चाहे न्यायपालिका हो, शिक्षण संस्थान हो या प्रशासनिक नियुक्तियां हो, हर जगह संघ की सोच वाले लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है। दिल्ली में हर कोई ये बात जानता है कि इस समय जितने अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में, वो उन्हीं लोगों के हो रहे हैं जो संघ की विचारधारा से सहमत हैं। नई शिक्षा नीति, समान नागरिक संहिता की पहल, इतिहास लेखन में संशोधन और सांस्कृतिक प्रतीकों पर जोर, यह सब संघ की दीर्घकालिक सोच के अनुरूप ही है। अब इसको इस दृष्टि से जब हम ये देखते हैं तो हमको ये समझना होगा कि संघ भले ही मोदी जी से कितना भी नाराज क्यों ना हो, वो मोदी जी को या उनकी सरकार को अस्थिर करने का काम कतई नहीं करेगा। और इसका प्रमाण मिलता है वह विवाद जब संघ प्रमुख मोहन भागवत ने संघ के जो शताब्दी समारोह के कार्यक्रम आजकल चल रहे हैं उसमें एक किस्सा सुनाया। और संघ की ये आदत रही है, विशेषकर मोहन भागवत जी की, कि वो संकेतों के जरिए अपनी बात कहते हैं। उन्होंने मोरोपंत पिंगले, जो एक वरिष्ठ संघ के नेता थे, उनका जिक्र करते हुए कहा कि जब उन्हें 75 वर्ष की आयु में शॉल पहनाया गया था तो उन्होंने मजाक में कहा, यह संकेत है कि अब मुझे आराम से बैठकर देखना चाहिए। भागवत की यह टिप्पणी व्यंग्यात्मक थी, यह संकेत था, और इसे तुरंत राजनीतिक हलकों में नरेंद्र मोदी जी से जोड़ दिया गया क्योंकि वे भी इसी 17 सितंबर को 75 वर्ष के होने जा रहे हैं। विपक्ष ने इसे तुरंत मुद्दा बनाया, कहा कि भागवत ने मोदी को पद छोड़ने का संकेत दे दिया है। अब जब ये विवाद बहुत बढ़ने लगा और भाजपा के भीतर भी भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना नहीं जा रहा है, खबरें आ रही हैं कि संघ अपने आदमी को अध्यक्ष बनाना चाहता है, गुजरात की लॉबी इसके लिए तैयार नहीं है, बहुत तेज़ी से विवाद चल रहा है। और इस बीच राहुल गांधी की वोट चोर गद्दी चोर यात्रा जबरदस्त सफलता की ओर बढ़ रही है। तब संघ ने फिर से हस्तक्षेप किया है। और वह हस्तक्षेप क्या है? वह हस्तक्षेप यह है कि भागवत जी ने ही इन्हीं शताब्दी समारोह जो संघ के मनाए जा रहे हैं उसके कार्यक्रम में
अभी 28 अगस्त को एक प्रकार का स्पष्टीकरण दे दिया। उन्होंने साफ कहा है कि मैंने कभी नहीं कहा कि मैं या कोई और 75 वर्ष की आयु में रिटायर होना चाहिए। संघ में रिटायरमेंट नहीं होता। यदि संगठन चाहे तो मैं 80 साल की उम्र तक भी काम करता रहूँगा। उनका यह बयान क्यों दिया या उनका यह बयान क्यों आया? केवल जो ये अफवाहें फैली हैं या ये बात इतनी गर्म हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है, क्योंकि संघ में और भाजपा के भीतर, जिसे गुजरात लॉबी कहा जाता है, उसके बीच में मतभेद जो हैं वो मनभेद में बदल गए हैं। लेकिन भागवत जी ने यह स्पष्ट कर दिया इस बयान को देकर कि मतभेद हैं या नहीं हैं, संघ और भाजपा का रिश्ता टूटने वाला नहीं है। वास्तव में इसको बहुत समझना जरूरी है कि कोई भी प्रसंग हो, जहाँ कहीं भी संघ अपनी नाराज़गी दिखाता है, वह साथ ही साथ यह भी पूरा प्रयास करता है कि उसकी बनाई पार्टी भारतीय जनता पार्टी में टूट ना हो। वाजपेयी जी के समय में पाकिस्तान नीति को लेकर असहजता थी, ज़बरदस्त असहजता थी। आडवाणी के जिन्ना प्रसंग पर संघ का बड़ा कड़ा रुख था, या मोदी युग में आर्थिक फैसलों में संघ ने कई बार अप्रसन्नता अपने अनुवांशिक संगठनों के जरिए दिखाई है। ये सब उदाहरण यह तो दिखाते हैं कि असहमति लगातार बनी हुई है संघ और भाजपा के बीच, लेकिन हर बार दोनों अंततः एक बिंदु पर आकर एक हो जाते हैं, और वह बिंदु है वैचारिक धारा और राजनीतिक शक्ति का संगम। विपक्ष ने हमेशा संघ और भाजपा के इन मतभेदों को राजनीतिक रूप से बुलाने की कोशिश की है। विपक्ष का यह काम भी है। कांग्रेस ने अटल काल में डबल पावर सेंटर का आरोप लगाया था। नागपुर में मेन पावर होती है, दिल्ली में पावर नहीं है, ये बात कांग्रेस तब कहा करती थी। आडवाणी विवाद के दौरान भाजपा की वैचारिक कमजोरी कांग्रेस ने बताई थी, और जब भागवत जी ने 75 बरस वाली टिप्पणी की, तब विपक्ष ने यह कहकर हमला बोला कि मोदी को संदेश दे दिया गया है, अब वो सत्ता छोड़ दें। लेकिन हर बार संघ और भाजपा मतभेदों को संभालते हुए एक साथ आगे बढ़ते हैं, और विपक्ष को जो अपेक्षित राजनीतिक लाभ है वो नहीं मिलता है। भविष्य की दृष्टि से अगर आप देखें तो संघ और भाजपा का समीकरण आने वाले समय में बड़ा रोचक होने जा रहा है। 2029 का चुनाव और मोदी के बाद नेतृत्व का प्रश्न सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा, ये तय मानिए। संघ यह जानता है कि मोदी भाजपा का सबसे बड़ा चेहरा है, सबसे स्वीकार्य चेहरा है, लेकिन जो संघ को समझते हैं वे ये भी जानते हैं कि संघ तात्कालिक फैसले नहीं लेता है, दीर्घकालिक प्लान बनाकर काम करता है, और इस दीर्घकालिक दृष्टि से उसे नेतृत्व परिवर्तन पर नज़र रखनी है। यह संघ को स्पष्ट है। यही कारण है कि भागवत जी ने बड़ी सफाई से कहा है कि संघ में आयु सीमा का कोई अर्थ नहीं है, कोई मायना नहीं है, संगठन का निर्णय ही सर्वोपरि है। यह संदेश है कि नेतृत्व चाहे जो भी हो, भाजपा की राजनीति में संघ की वैचारिक धारा केंद्रीय भूमिका में बनी रहेगी। इसके साथ ही क्षेत्रीय दलों के साथ भाजपा की टकराहट भविष्य में बढ़ सकती है, इसे भी संघ समझ रहा है। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, दक्षिण में डीएमके और तेलंगाना जैसे राज्यों में क्षेत्रीय ताकतें भाजपा के लिए चुनौती बनी हुई है। भाजपा कितना भी पेनिट्रेट करने की कोशिश करती है, वो यहाँ घुस नहीं पा रही है। इवन पंजाब में भी यही हाल है। अकाली अब भाजपा के साथ नहीं है, इसलिए भाजपा का पंजाब में कोई ज़मीनी आधार नज़र नहीं आता है। ऐसे में संघ का बूथ स्तर का नेटवर्क भाजपा की सबसे बड़ी ताकत है, और ये बात मोदी जी भी जानते हैं, भाजपा के अन्य नेता भी जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भाजपा को अपनी छवि समावेशी बनाए रखनी होगी, और यही काम मोदी करते आ रहे हैं। लेकिन संघ अपनी मूल विचारधारा पर अडिग रहना चाहता है। यही भविष्य का सबसे बड़ा संतुलन होगा, जिसको देखना रोचक होगा कि कैसे घरेलू वैचारिक एजेंडे और वैश्विक छवि के बीच में संतुलन बैठाया जा सके। कुल मिलाकर यह साफ है कि संघ और भाजपा का रिश्ता मतभेद और टकराहट के बावजूद गहराता ही जाएगा। संघ बिना भाजपा के अपनी हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को साकार नहीं कर सकती है, यह तय है, क्योंकि उसे पॉलिटिकल पावर चाहिए। पॉलिटिकल पावर ही हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, वो पूरी हो सकती है, ऐसा संघ का मानना है। और भारतीय जनता पार्टी बिना संघ के चुनावी और सामाजिक समर्थन के टिके नहीं रह सकती है। गुरु गोलवलकर से लेकर मोहन भागवत तक और श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर नरेंद्र मोदी तक यह रिश्ता सत्ता और विचारधारा का संगम है। मतभेद और नाराजगी इस रिश्ते की स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन मंजिल साझा है। आने वाले समय में भी यह खेल
यह खेला चलता रहेगा और अंततः दोनों का लक्ष्य एक ही रहेगा, हिंदुत्व की परियोजना को राष्ट्रीय जीवन का आधार बनाना। इसलिए जो मोदी विरोधी हैं और जो मोदी भक्त हैं, उन दोनों को ये समझना होगा कि हाल फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी कहीं नहीं जाने वाले। उनकी जो जनता के बीच में पैठ है, जो छवि है और एक बहुत बड़ा वर्ग उनको अपना हीरो मानता है, उस छवि के कारण मोदी हाल फिलहाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भारी पड़ते स्पष्ट नजर आ रहे हैं। धन्यवाद।